स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ओके बायोलॉजी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने साथ बायोलॉजी के जो 7th चैप्टर है उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास, जिसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या कार्बनिक विकास भी कहेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है, हमने ओपेरिनो हेल्डेन का केमिकल जो इवोल्यूशन है वो पढ़ लिया था। केमिकल इवोल्यूशन क्या होता था कि अकार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक और फिर जटिल कार्बनिक का निर्माण हो जाता है। फिर उन जटिल कार्बनिक से जो शुरुआती जो सरल जीव बने हैं, जो प्रारंभिक जो सरल जीव बन जाते हैं उन जटिल कार्बनिक पदार्थों से, तो उस विकास को हमने कहा था जैविक विकास। अब ये जो सरल प्रारंभिक जीव है, इन सरल प्रारंभिक जीवों से जो विभिन्न प्रकार के जटिल जीव बने हैं, अलग अलग तरह के, जिसके कारण से हमारी प्रकृति में जैव विविधता आई है। तो सरल जीवों से जो जटिल जीव बने हैं, ये विकास कहलाएगा जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या जिसको अपन कार्बनिक विकास भी कहेंगे। तो एक तरह से अपन देखें तो यहाँ से जब अकार्बनिक पदार्थों से शुरू होकर जटिल जीवों तक पहुँचा है, तो ये इसको हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं कि केमिकल रासायनिक विकास, फिर उसको जैविक विकास और फिर कार्बनिक या जैव विकास। तो हम लास्ट का जो चरण है वो पढ़ने वाले हैं कि पूर्व में प्रारंभिक जो सरल जीव वो बन चुके थे, तो उन सरल जीवों से कर्मिक परिवर्तनों द्वारा, देखिए लगातार प्रकृति का ये नियम है कि परिवर्तन होते रहते हैं और लगातार परिवर्तन चलते रहते हैं। तो सरल जीवों में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जो जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है उसको ही हम जैव विकास कहते हैं। देखिए, अर्थात सरल जीव जैविक विकास करते हुए जटिल जीवों के अंदर बदल चुके हैं, तो उनसे जटिल जीवों का निर्माण हो चुका है और जटिल जीव बहुत सारे प्रकार के हो गए हैं। यानी आज की जो स्थिति है जीवों की, वो ऑर्गेनिक विकास का परिणाम है। जैव विकास द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवों अर्थात जैव विविधता की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम जब प्रकृति में बहुत सारे जीवों के प्रकार देख रहे हैं, तो उसका कारण है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या जैव विकास। अब बात आती है इसको जैव विकास, तो मान लिया कि हमने सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ है, विभिन्न तरह के जटिल जीव बने। कार्बनिक विकास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव जो जीवित जीव है वो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं, अतः जैव विकास को हम कार्बनिक विकास भी कहते हैं। तो इसको कार्बनिक विकास भी कहेंगे। अब देखिए, जैव विकास या जो जीवों के इतने सारे रूप बने हैं उसको भी समझाने वाले अलग अलग सिद्धांत है। तो जैव विकास या जो अलग अलग जीव रूप बने हैं, लाइफ फॉर्म जो बनी है, उसको समझाने वाले बहुत सारे सिद्धांत हुए हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत धार्मिक विचार है, रिलीजियस थॉट। तो ये रिलीजियस थॉट या धार्मिक विचार यानी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अलग अलग इसमें विचार आए हैं। तो वो विचार क्या कहते हैं? देखिए, जैव विकास के बारे में कि हमारे परंपरागत जो धार्मिक साहित्य है एक विशेष सृष्टि के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, जिसमें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास के बारे में समझाने वाले सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति या जैव विकास कैसे हुआ है, इसको समझाने वाले सिद्धांत जो ये धार्मिक विचार है उसमें कौन कौन सी बातें सामने आई है। तो पहला जो धार्मिक सिद्धांत है या विचार है उसने ये कहा है कि संसार में जितने भी जीव तथा प्रजातियां विद्यमान है वो सब ऐसे ही सर्जित हुई है। तो ये एक नॉर्मल बात है कि इस पहला सिद्धांत ये कह रहा है कि जितने भी जीव या प्रजातियां आज विद्यमान है वो सब की सब ऐसे ही सर्जित हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही जैव विविधता थी और भविष्य में ऐसी ही रहेगी। तो ये बात भी आज सिद्ध हो चुकी कि वैसे जैव विविधता उत्पत्ति के समय ऐसी नहीं थी। जो जैव विविधता आज मौजूद है वो लगातार क्रमिक परिवर्तनों से हुई है, कार्बनिक विकास से संभव हुई है। और तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। तो ये धार्मिक विचार है जो अपने अपने हिसाब से जैव विकास को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब ये विचार आए थे तब काफ़ी लोगों ने इसको
माना भी था, लेकिन क्या हुआ, ये जो सभी धार्मिक सिद्धांतों के जो विचार है, इन विचारों में 19वीं सदी के दौरान व्यापक परिवर्तन आए। देखिए, क्योंकि 19वीं सदी से पहले लोग इनको मान रहे थे कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन 19वीं सदी के दौरान बहुत बड़े परिवर्तन आए इनमें, क्योंकि जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी समुद्र यात्रा के दौरान जो प्रेक्षण प्राप्त किए, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, प्रेक्षण प्राप्त करके जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के बाद में इन धार्मिक विचारों में परिवर्तन आए और लोगों ने माना कि ऐसा नहीं है। तो वो जो चार्ल्स डार्विन थे, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किस तरह से जैविक विकास के बारे में समझाया है, तो उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। डार्विन ने जो हमें जैव विकास के बारे में समझाया है, समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है डार्विन का प्राकृतिक वर्ण या चुनाव का सिद्धांत, जिसको डार्विनवाद या डार्विनिज्म भी बोलते हैं, या इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन का प्राकृतिक वर्ण या चुनाव का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए। तो हमने कहा कि 19वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक विचारों में काफी बदलाव आए थे, क्योंकि उस समय डार्विन अपने समुद्री यात्रा की उन्होंने, और जीवन की उत्पत्ति या जैव विकास के संबंध में बहुत सारे प्रेक्षण लिए और निष्कर्ष निकाले, और उसके बाद में बहुत जो धारणाएं थी वो उनमें बदलाव आ गया था। तो चार्ल्स डार्विन ने, देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नामक समुद्री जहाज, ये एक इंग्लैंड का नेवी का एक जहाज था, HS बीगल। तो ये बीगल एक डॉग के नाम पर इसका जहाज का नाम रखा गया था। तो HS बीगल एक समुद्री जहाज था। उस जहाज की सहायता से उन्होंने 1831 से लेकर 1836, देखिए डार्विन का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था इनका 1809 में। तो 1809 में जन्मने के बाद इन्होंने जैव विकास के संबंध में HMS बीगल नामक समुद्री जहाज से 1831 से लेकर 1836 तक, यानी लगभग 5 वर्ष तक समुद्र की यात्रा की, देखिए जहाज से। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारी जगह पर गए, ये दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का चक्कर लगाया, और समुद्र में जो बहुत सारे द्वीप थे उनका भी उन्होंने भ्रमण किया। तो 5 सालों तक लगातार समुद्र की यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान इन्होंने विश्व के अनेक स्थानों और द्वीपों के जीवों का अध्ययन किया। देखिए, तो अलग अलग द्वीपों पर गए, अलग अलग महाद्वीपों पर गए, और उनका उन्होंने अध्ययन किया। इस तरह से 5 साल उन्होंने जब अध्ययन किया, तो इन्होंने अपने अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकाले, देखिए। तो पहला निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि वर्तमान में विद्यमान सजीव आपस में तो समानता रखते ही हैं, बल्कि करोड़ों वर्ष पूर्व के समय में विद्यमान सजीवों से भी समानता रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जितने भी विद्यमान सजीव जीव है, वो खुद में समानता रखते ही हैं, बल्कि जो करोड़ों वर्ष पूर्व जो सजीव उपस्थित थे, उनसे भी आज के जीव समानता रखते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि वर्तमान समय के जीवों का विकास करोड़ों वर्ष पूर्व जो सजीव थे उनसे हुआ है। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान में बहुत सारे सजीव जो है वो अब जीवित अवस्था में विद्यमान नहीं है, अर्थात वो नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए। धरती पर गुजरते वर्षों के साथ साथ अनेक जीव नष्ट होते गए, और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों यानी विभिन्न समय में नए नए जीव पैदा होते गए। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला इन्होंने कि आज बहुत सारे सजीव अब जीवित अवस्था में विद्यमान नहीं है। जैसे जैसे धरती में समय गुजर रहा था, वो नष्ट होते गए, विलुप्त होते गए, और समय के साथ नए नए जीव भी पैदा होते गए। तो ये इनका दूसरा निष्कर्ष था। तीसरा निष्कर्ष देखिए इन्होंने क्या लिखा रहा कि जीवों का विकास धीमी गति से हुआ है, बहुत तेज गति से नहीं हुआ है, इसमें बहुत समय लगा है, और बहुत ही स्लो स्पीड से जीवों का जो विकास है वो हुआ है। अगला निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है। जिन विभिन्नताओं और विशिष्टताओं ने
जीव के जीवित रहने अथवा पर्यावरण के साथ ज्यादा अनुकूलन स्थापित करने में सहायता की। देखिए ये क्या कह रहे हैं डार्विन साहब, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है और जिन विभिन्नताओं या विशिष्टताओं ने किसी जीव के जीवित रहने और पर्यावरण के साथ ज्यादा अनुकूलन स्थापित करने में सहायता की है, ऐसे जीव अन्य जीवों की अपेक्षा वातावरण में अधिक उपयुक्त व अधिक जनन क्षमता वाले बन गए। तो ये तो एक नेचुरल बात है कि जिन जीवों में जो विभिन्नताएं और जो गुण होते हैं, अगर वो उनको जीवित रखने या पर्यावरण के साथ ज्यादा अनुकूलता स्थापित करने में मदद करते हैं, तो ऐसे जीव हमेशा प्रकृति में जिंदा रहते हैं और उनमें अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी होती है। अर्थात ऐसे जीव जो वातावरण में अधिक उपयुक्त या योग्य होते हैं, और योग्य कौन होते हैं? जो पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ ज्यादा अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आएगी, इसकी परिभाषा आएगी कि ऐसे जीव जो वातावरण में अधिक उपयुक्त या योग्य होते हैं, प्रकृति द्वारा, देखिए नेचर के द्वारा उनका वर्ण या चुनाव कर लिया गया और ये अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक संतानें उत्पन्न करने लगे। डार्विन ने इसे ही प्राकृतिक वर्ण या चुनाव नाम दिया है और इसे विकास के प्रतिमान या सिद्धांत के रूप में लागू किया। तो इनका सिद्धांत है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अर्थात ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसे कहेंगे? कि जिन जीवों में विभिन्नताएं आ रही थी और वो विभिन्नताएं उनको वातावरण में जीवित रखने या ज्यादा अनुकूलित रखने में मदद कर रही थी, तो ऐसे जीव वातावरण में ज्यादा उपयुक्त योग्य थे, यानी योग्यतम थे वो, और योग्यतम हमेशा जीवित रहते हैं, निर्बल कमजोर नष्ट हो जाते हैं। तो जो ज्यादा उपयुक्त या योग्य होते हैं, प्रकृति उनका वर्ण कर लेती है, प्रकृति उनका सिलेक्शन कर लेती है, उनको सिलेक्ट कर लेती है और वही प्रकृति में जिंदा रहते हैं और अपनी अधिक से अधिक संतानें पैदा करते रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण। और उन्होंने इसी बात को अपने विकास के सिद्धांत के रूप में लागू किया। तो ये इनके सारे निष्कर्ष थे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ले लेते हैं। देखिए ब्रिटेन के ही एक वैज्ञानिक और हुए थे, प्रकृति वैज्ञानिक, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस। अल्फ्रेड वेलेस जो ब्रिटिश के ही प्रकृति वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अन्य द्वीप जिसका नाम है मलय द्वीप समूह है, देखिए मलय द्वीप समूह है, जिसको बोल रहे हैं मलय आर्कपेलेगो। तो ये मलय आर्कपेलेगो बोल दो या मलय द्वीप समूह बोल दो, इस पर वो अपने विभिन्न तरह के जीवों का अध्ययन कर रहे थे। और ये अल्फ्रेड वेलेस उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे जैसे सेम टू सेम डार्विन ने जो निष्कर्ष निकाले थे, बिल्कुल उन डार्विन के निष्कर्षों के अनुसार ही वेलेस उसी निष्कर्षों पर पहुंच गए। तो वेलेस के जो निष्कर्ष थे वो डार्विन के समान ही थे। तो वेलेस ने निष्कर्ष निकालने के बाद अपना एक निष्कर्षों का चार्ट बनाकर, जिसको वेलेस चार्ट कहते हैं, वो डार्विन के पास भेजा था। तो डार्विन ने जब वेलेस के चार्ट को पढ़ा तो वो एक बार तो विचलित हो गए थे, क्योंकि वेलेस के निष्कर्ष जो डार्विन साहब ने निकाले थे वैसे के वैसे निष्कर्ष थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये निष्कर्ष तो मैंने भी निकाले हैं। तो धीरे धीरे दोनों के निष्कर्ष एक जैसे थे और फिर दोनों ने मिलकर अपना एक सिद्धांत, इसके बारे में, ये जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, दोनों ने मिलकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सारांश देखिए क्या है। डार्विन और वेलेस के जो निष्कर्ष थे, दोनों के सेम निष्कर्ष थे। तो ये इनके जो निष्कर्षों से ये सारांश निकलता है कि हमारी पृथ्वी बहुत पुरानी है, जबकि धार्मिक विचार क्या कह रहे थे कि पृथ्वी मात्र 4000 वर्ष पुरानी है, जो गलत हो गई। तो इसका मतलब पृथ्वी हमारी बहुत पुरानी है। धार्मिक विचारों के अनुसार 4000 वर्ष पुरानी नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ये बात तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जो डार्विन का सिद्धांत था, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, या जिसको अपन डार्विनवाद भी बोल रहे हैं, उसके प्रमुख बिंदु क्या है। देखिए, तो एक तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि डार्विनवाद या जो डार्विन का सिद्धांत है, उसमें दो मुख्य संकल्पनाएं काम करती है।
तो एक तो है शाखनी अवरोहण और दूसरी प्राकृतिक वर्ण। तो देखिए शाखनी अवरोहण जिसको अपन बोल रहे हैं ब्रांचिंग डिसेंट, तो एक सामान्य, ये क्या है, एक सामान्य पूर्वज से नई प्रजातियों का एक वृक्ष की शाखाओं के रूप में विकसित होना। कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक पूर्वज है, इससे नई नई जातियां विकसित हो रही है, तो ये वृक्ष की शाखा के जैसे जैसे इधर से एक नई जाति बन गई, फिर इससे एक नई जाति बन गई, फिर इससे एक नई जाति बन गई, फिर इससे एक नई जाति बन गई, ये एक नई जाति बन गई, ये एक नई जाति बन गई। तो इस तरह से जैसे वृक्ष की शाखाएं बन रही है ना, वैसे ही एक सामान्य पूर्वज से नई नई जातियों का विकास एक वृक्ष की शाखाओं की भांति हुआ है। इसलिए इस संकल्पना को क्या कहते हैं, शाखनी अवरोहण, या इसको शाखाई अवरोहण भी कह सकते हो, ब्रांचिंग डिसेंट है ये। और दूसरी संकल्पना यहाँ काम करती है प्राकृतिक वर्ण की, जिसको अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। डार्विनवाद में दो मुख्य संकल्पनाएं मौजूद है, शाखनी अवरोहण और एक प्राकृतिक वर्ण। तो देखिए प्राकृतिक वर्ण जब हो जाता है तो नई नई जात, एक पूर्वज से या एक जीव ने संतान उत्पन्न करने लगता है और उनमें विभिन्नताएं आने लगती है, और एक वृक्ष शाखा की भांति नए नए जातियां उत्पन्न होने लगती है। तो ये दो मुख्य संकल्पनाएं इसमें काम कर रही है। अब डार्विनवाद के जो सिद्धांत था उसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं अपन। देखिए डार्विनवाद के सिद्धांत के जो प्रमुख तथ्य और बिंदु है वो इस प्रकार से हैं। पहला जो डार्विनवाद ने बताया है कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पादन की प्रचुर क्षमता होती है। देखिए संतानोत्पादन की प्रचुर क्षमता, यानी सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, जिससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या में अंडे देते हैं। जो विकसित या जटिल जीव होते हैं वो थोड़े जो सुरक्षित रहते हैं, जिनके बच्चे या अंडे तो वो कम संख्या में देंगे, लेकिन बहुत सारे जीव लाखों करोड़ों की संख्या में अंडे देते हैं। तो जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। अब क्या होता है, उन्हें संतान उत्पन्न करने के बाद संतानों में संघर्ष होता है, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष होता है या संसाधनों के लिए प्रतियोगिता होती है। अब वो उत्तरजीविता के लिए संघर्ष जो हो रहा है, संतान प्रचुर मात्रा में संतान उत्पन्न कर दी, अब संतान को भोजन भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए, तो उनके लिए उनमें संघर्ष होता है। अब उस संघर्ष में जो योग्य होता है, जो सबल होता है या जो शक्तिशाली होता है वो जिंदा रह जाता है, बाकी निर्मल कमजोर जो संतानें होती है वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जीवों में सीमित प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष या प्रतियोगिता होती है, और जिसमें कुछ ही जीव जिंदा रह पाते हैं। कौन से जीव जिंदा रहेंगे, जो शक्तिशाली होते हैं या योग्य होते हैं। अब ये जो संघर्ष हो रहा है किस किस के लिए होगा, देखिए ये एक तो होगा खाने के लिए, भोजन के लिए, एक होगा आवास के लिए, और एक अपने साथी के साथ संगम या मेटिंग के लिए भी हो सकता है। तो भोजन, आवास या संगम के लिए संघर्ष होता है, जिनमें योग्य होता है, शक्तिशाली होता है वो जिंदा रह जाएगा, बाकी खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो है संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, फिर उन संतानों में उत्तरजीविता के लिए या प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्ष होता है, और जो जिंदा बच जाते हैं, जो योग्य बच गए हैं या जो शक्तिशाली थे, उनमें विभिन्नताएं आती है, और वो विभिन्नताएं धीरे धीरे वंशागत होती रहती है और एक नई जाति का निर्माण होने लगता है। तो प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं निहित होती है। ये इन्होंने एक चीज और बताई है, वे जीव जिनमें विभिन्नताएं वातावरण में बेहतर अनुकूलन करती है, देखिए वे ऐसे जीव जीवित रहते हैं और शेष नष्ट हो जाते हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती है। तो प्रत्येक जीव में विभिन्नताएं पाई जाती है। हालांकि डार्विन साहब ने यहाँ पर विभिन्नताओं का कारण नहीं बताया कि ये विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में डार्विन ने नहीं बताया। विभिन्नताओं के बारे में बताया था उत्परिवर्तनवाद, हुगो डी व्रीज ने अपने सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद में बारे में बताया था। हालांकि यहाँ पर विभिन्नताओं की बात करते हैं, लेकिन विभिन्नताओं कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से आई, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वे जीव जिनमें विभिन्नताएं वातावरण से बेहतर अनुकूलन करती है, ऐसे जीव जीवित रहते हैं तथा शेष जीव नष्ट हो जाएंगे। ये विभिन्नताएं हम जानते हैं कि जो विभिन्नताएं पैदा हो गई वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती है। और चौथा इसका पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। देखिए
तो जो विभिन्नताएं पाई जाती है या जो गुण आते हैं एक जीव में, यदि अधिक अनुकूलन वाली विभिन्नताओं वाले जीव प्रकृति में अधिक योग्य होते हैं। देखो, जो ज़्यादा अनुकूलन स्थापित करते हैं, ऐसी विभिन्नताओं वाले जीव प्रकृति में अधिक योग्य होते हैं। ऐसे जीवों का प्रकृति द्वारा वर्ण या चुनाव कर लिया जाता है। ऐसे जीव अन्य जीवों की अपेक्षा अधिकाधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। तो योग्यतम कौन होगा? जो अधिक अनुकूलता वाली विभिन्नताओं युक्त होगा। जिस जीव में अधिक अनुकूलन स्थापित करने वाली विभिन्नताएं होगी, गुण होंगे, वो प्रकृति में जिंदा रहेगा और ऐसे जीव का ही प्रकृति वर्ण कर लेती है। और ऐसे ही जीव अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। डार्विन ने इसे ही प्राकृतिक वर्ण कहा है। अनुकूलन और प्रकृति द्वारा वर्ण का अंतिम परिणाम देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर अनुकूलन और प्रकृति द्वारा वर्ण कर लिया जाता है तो इसका अंतिम परिणाम होता है उपयुक्तता या योग्यतम होता है। उपयुक्त हो गया वो योग्यतम हो गया, और योग्यतम अगर हो जाता है तो वो फिर अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है। डार्विन के अनुसार उपयुक्तता का जो अर्थ बताए हैं योग्यता, वो बताया जनन संबंधी उपयुक्तता। अब यदि कोई जीव है प्रकृति के साथ अनुकूलित होकर संतान उत्पन्न करने लगता है, तो हम ये समझ लेंगे कि वो वहाँ पर योग्यतम या योग्यता धारण कर चुका है, वो उस वातावरण में उपयुक्तता धारण कर चुका है। तो डार्विन ने जो ये उपयुक्तता का अर्थ बताया है, वो केवल जनन संबंधी उपयुक्तता के बारे में बताया है। तो ये यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं कि अनुकूलन और प्रकृति के वर्ण का अंतिम परिणाम क्या होता है? उपयुक्तता होती है, योग्यतम होता है। और डार्विन के अनुसार उपयुक्तता का अर्थ क्या है? जनन संबंधी उपयुक्तता। तो ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और लास्ट का हो गया, देखिए जब सब कुछ ये हो जाता है तो नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए, तो वंशागत होने वाली विभिन्नताओं और प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप जीवों के लक्षणों में परिवर्तन आते रहते हैं और नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमने ये 5 पॉइंट पढ़े हैं, कौन कौन से? कि संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, फिर उनमें संघर्ष होता है, विभिन्नताएं आती रहती है, विभिन्नताएं वंशागत होती रहती है, और जो विभिन्नताएं प्रकृति के साथ ज़्यादा अनुकूलन स्थापित करती है वो जीव योग्य होते हैं और योग्यतम जीवी जीवित रहते हैं। और लास्ट में विभिन्नताएं जो वंशागत हो रही है वो लगातार उनमें लक्षणों में परिवर्तन होता रहता है और नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये था डार्विन के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और ले लेते हैं, जहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि विकास के डार्विन जो सिद्धांत है उसका मूल तत्व क्या है। देखिए, तो मूल तत्व है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण है। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन इसका मेन जो एलिमेंट है या डार्विन के सिद्धांत का जो मूल तत्व है या मूल आधार है वो प्राकृतिक वर्ण है। डार्विन देखिए एक साइंटिस्ट और हुए हैं, थॉमस माल्थस। इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था जनसंख्या या समष्टि का सिद्धांत। तो माल्थस ने अपने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उनके कार्यों से डार्विन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है डार्विन को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि डार्विन सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे और उनका सिद्धांत कौन सा है। तो थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत या समष्टि के सिद्धांत से डार्विन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि डार्विनवाद के समर्थन में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने निष्कर्ष निकाले या कुछ तथ्य एकत्र किए हैं, प्रयोग भी किए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।